हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमआरएस क्लासेस। तो आइए आज बहुत समय बाद अपने इस ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ईएमआरएस की हमें नोटिफिकेशंस कब तक देखने को मिल सकती है। एक एक करके देखिए, मैं सारे ही जो पोस्ट है, चाहे फिर वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, हॉस्टल वार्डन हो, जेएसए है, एक एक करके सारे ही पोस्ट पे जो कि हम डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किस पैटर्न पे पेपर जो कि पूछा जाता है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से पूछे जाते हैं। इन सब पे जो कि आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई अब जो 2.0 की जो हमें नोटिफिकेशंस आते हुए नजर आएंगे या 2.0 की जो वैकेंसी आते हुए हमें नजर आएगी, उसमें जो कि क्या कोई चेंज ऑफ सिलेबस भी हमें देखने को मिलेगा या बिल्कुल प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है हमें वही फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है हमें वही फॉलो करना है। तो आइए इन सब पे एक एक करके हम चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में आज ईएमआरएस क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में। तो आइए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जब पिछली बार ईएमआरएस के एग्जामिनेशंस के लिए नोटिफिकेशंस निकले थे, ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में जब पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो निकली थी, उस समय कंपटीशन था, डेफिनेटली था। बट उस समय लोगों ने आप देखो कि कहीं ना कहीं इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोग जो कि है ईएमआरएस के लिए ऑप्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। सबको एक डाउट भी था कि क्या यार ये हमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, हम इसके लिए मेहनत तो कर रहे हैं, बट यार ये केवीएस से तो अच्छा नहीं होगा या ये एनवीएस से तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे ट्वीट्स बढ़ रहे हैं, ट्विटर पे इंफॉर्मेशन देखिए सर्कुलेट हो रही है, लोगों ने ज्वाइन किया है, लोगों ने जो फैसिलिटीज मिल रही है, जो इनिशिएटिव्स ले रहा है नेस्ट, उन सब को देखते हुए जो कि इस बार हम पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें पिछले बार से ज्यादा कंपटीशन ईएमआरएस 2.0 के लिए देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज तो देखिए। दूसरी चीज, ईएमआरएस क्लासेस की मदद से मैं इस चीज पे भी फोकस करना चाहूंगी कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ट्विटर पे देखिए 38,000 वैकेंसीज की बात की गई थी। अब उन 38,000 में से देखिए ऑलरेडी 9,000 की लमसम वैकेंसीज के लिए पोस्ट निकाली जा चुकी हैं, जो फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन हुआ था उसमें। पर इस बार हमें पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 12 से 13,000 के बीच में हमें वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। तीसरी चीज देखिए, आप देख रहे हो कि नेस्ट कैसे डे बाय डे इनिशिएटिव्स ले रहा है, फिर चाहे वो एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर आप देखो कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स, उनके वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में हो, जो नए इनिशिएटिव्स हैं, आप देखो जहाँ पे पिछली बार नेस्ट ने गलतियाँ कर रखी थी उसको सुधारने के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो बहुत सारे जगह पे नेस्ट जो कि इनिशिएटिव्स ले रहा है, नेस्ट जो कि है अपने जो पास्ट आप देखो जो गलतियाँ नेस्ट ने कर रखी है उसको सुधारने के कॉन्टेक्स्ट में हो, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो इससे मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि इस बार हमें जो डिलेज हुआ था पिछली बार एग्जाम को कंडक्ट करने में या नोटिफिकेशन निकालने में या ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो, वो सब इस बार हमें होते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नेस्ट ने भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। ऑलरेडी देखिए प्रिंसिपल्स के साथ भी जितनी मीटिंग्स हुई है उसमें कितने वेकेंट सीट्स हैं, कहाँ पे कैसे कैसे रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग करवाना है, कैसे देना है, इन सब पे भी देखिए नेक्स्ट चर्चा ऑलरेडी करते चला आ रहा है। तो हमें जो की है नोटिफिकेशन काफी जल्दी निकलते दिखाई देगी। इस बार नोटिफिकेशंस के माध्यम से जो वैकेंसीज होगी वो ज्यादा नंबर में निकलते दिखाई देगी। पिछले बार 9 से 10,000 के बीच में थी, इस बार 12 से 13,000 के लमसम हम वैकेंसीज निकलते देखेंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि नेक्स्ट के माध्यम से जो ईएमआरएस में नोटिफिकेशंस निकलेंगे, वो नोटिफिकेशंस और एग्जाम के बीच में टाइम गैप को रिड्यूस कर दिया जाए, टाइम गैप को रिड्यूस करके एग्जाम जल्दी कंडक्ट कर लिया जाए, जैसा कि केवीएस में होता दिखाई देता है हमें। तो देखिए कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। और इस बार जो ईएमआरएस 2.0 की वैकेंसी होगी वो ना सिर्फ नेक्स्ट के पार्ट पे इंप्रूवमेंट दिखाएगी, ना सिर्फ ज्यादा वैकेंसीज लाके स्कोप बढ़ाएगी, ना सिर्फ आप कह सकते हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगी,
बट देन इस बार हमें कंपटीशन भी डेफिनेटली ज्यादा दिखाई देगा। तो इसीलिए पहले से जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस के लिए, उनको कमर कस लेनी होगी, उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी। और यही एक मात्र माध्यम है आपके पास जिसके थ्रू की आपको ईएमआरएस में एंट्री मिल जाएगी। अब आइए बात करते हैं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ईएमआरएस क्लासेस के माध्यम से आज हम बात करेंगे पीजीटी वालों के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, कि उनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किसके बेसिस पे वो जो कि एग्जाम में बैठ सकेंगे, एंट्रेंस वो दे सकेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट्स के बारे में आइए बात करते हैं कि कितने मतलब आप कह सकते हो क्या क्या जो सब्जेक्ट्स है वो पूछे जाते हैं, पेपर को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आइए हम लैंग्वेज पेपर की बात करेंगे कि कैसे वो जो कि क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके मार्क्स ऐड होते हैं या नहीं होते। इन सब पे आइए हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जब हम बात करते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पे जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो है मास्टर्स की, और मास्टर्स के साथ आपके पास होना चाहिए बीएड की डिग्री। मास्टर्स और बीएड ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके, जो आप जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि आप बैठ सकोगे पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए, जब हम पीजीटी की बात करें, बहुत लोग सीटेट को लेके कंफ्यूज करते हैं। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि भाई सीटेट यहाँ पे कहीं से भी अनिवार्य नहीं है, कहीं से भी मैंडेटरी नहीं है, यानी आपको सीटेट की डिग्री यहां नहीं चाहिए। आपको बस मास्टर्स और बीएड की डिग्री यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकोगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पेपर की बात करें, पेपर में देखिए यहाँ पे 6 भागों में पेपर को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है। इन सब के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपका सब्जेक्ट डोमेन है वो 70 नंबर का है। सब्जेक्ट डोमेन के साथ साथ आपके पास 5 नंबर का पीडागोजी पूछा जाता है, और इसी के साथ साथ एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी जो कि 5 नंबर दिए गए हैं। देखिए, जितने जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देखो पेपर, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 1 में आप देखोगे वहां पे आपका जनरल अवेयरनेस है, सेक्शन 2 है या पेपर 2 है, वहां पे आप देखोगे रीजनिंग है, वैसे ही तीसरे में आईसीटी है, चौथे में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, और जो 5th है उसमें आपका पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट डोमेन से भी 70 नंबर का वो हो जाता है, 5 नंबर का आपका पीडागोजी है, और 5 नंबर का आपका एनईपी 2020 है। इन सब को मिला के जो कि आपका टोटल मार्क्स बैठता है। अब आप पूछोगे कि फिर मैम लैंग्वेज का क्या वो टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं? तो यहाँ पे मैं वो भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि देखिए, लैंग्वेज जो है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, उसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। यानी हिंदी 10 नंबर का रहेगा, इंग्लिश 10 नंबर का रहेगा, लेकिन हिंदी में आपको 4 अंक लाना है और इंग्लिश में भी आपको 4 अंक लाना है। यानी हिंदी में 4 और इंग्लिश में 4 अंक लाना, 10 में से आपको 4-4 अंक लाना दोनों में अनिवार्य है, मैंडेटरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका बाकी का जो सेक्शन है पेपर का वो करेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, बहुत लोग इस पे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। और आपको लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज पेपर के मार्क्स तो ऐड नहीं होते, लेकिन जब आप लैंग्वेज, जैसा मैंने बताया कि क्वालिफाइंग पेपर है, जब आप ये क्वालिफाई कर जाओगे, यानी 10 में से 4 आपने हिंदी में लाया और 10 में से 4 आपने इंग्लिश में लाया, तभी आपका जो बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन है पेपर का वो करेक्ट होगा। उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन वो करेक्ट तभी होगा जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए जानना। इसके साथ साथ देखिए, जब आप पेपर देखोगे, हाँ, बहुत लोगों ने ये भी इस बात को लेके भी कंफ्यूजन जाहिर की है कि भाई मैम हम क्या वही मान के चलें कि जो पिछली बार सिलेबस था या जो पिछली बार का पेपर था वही ट्रेंड इस बार भी फॉलो किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल वही ट्रेंड फॉलो किया जाएगा। अगर पेपर में कुछ भी चेंजेस होने होते, जब ट्विटर के माध्यम से 38,000 वैकेंसी की बात की जाएगी, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसकी बात की जा रही है, मतलब ईएमआरएस फिर से चर्चा में है, और जिसके थ्रू हमें ये भी पता चल रहा है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशंस निकलते हमें दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि हो सकता है ये केवीएस का पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि ऑलरेडी डिले तो काफी हो गया है इनको बार बार वेटिंग लिस्ट निकालने में। वेटिंग लिस्ट में जब लोग कम अपीयर हुए, जिसके कारण कि डिले होता चला गया, तो इस डिले की भरपाई करने के लिए, इस डिले को कॉम्पेंसेट करने के लिए ये नोटिफिकेशन के बाद आपको कम टाइम गैप देंगे प्रिपरेशन का, और एग्जाम्स जल्दी करवा देंगे। मतलब एक मिनिमम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम गैप देके ये एग्जाम्स जल्दी कंडक्ट करा देंगे। तो अगर इनको कोई भी चेंज करना होता
सिलेबस में या फिर जो पेपर का पैटर्न है उसमें, तो ये जब ट्विटर के माध्यम से डिस्कस कर रहे थे एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में या नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, इन्होंने जरूर से जरूर उसमें ये मेंशन कर दिया होता कि चेंज ऑफ सिलेबस माइट अकर या यू मे सी अ चेंज ऑफ सिलेबस और अ चेंज इन द एग्जाम पैटर्न, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई जिक्र नहीं की है, इसलिए हमें चेंज ऑफ पैटर्न या चेंज ऑफ सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए पिछले बार का जो पेपर था वो ऑलरेडी खुद में एक स्टैंडर्ड पेपर था, तो आप पिछले बार के पेपर को एक अपना बेस बना के उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है भाई सिलेबस तो ये है, लेकिन उस सिलेबस में से किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे इंग्लिश में आपका सेंटेंस एरर है, एरर इन सेंटेंसेस है, या जो भी आपका पूछा जा रहा है, हिंदी में आपका विलोम शब्द है ना, तो बहुत सारी चीजों पे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन टॉपिक्स में से स्पेसिफिक कौन से टॉपिक्स है जिसपे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, आपको उसका एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है आपका, है ना, और जैसा मैंने आपको सब्जेक्ट का भी बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सेक्शंस डिवाइडेड है पेपर के, और कैसे जो कि है लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग पेपर है बट उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि पीजीटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, कैसे कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस बार, कैसे कोई भी चेंज इन पैटर्न या फिर कोई भी चेंज इन सिलेबस नहीं अकर करेगा, कैसे जो कि ये सीट्स हमें पिछली बार के कंपैरिजन में ज्यादा दिखेगी, बट देन कैसे पिछली बार के कंपैरिजन में ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन भी हमें दिखाई देगा। पीजीटी के कॉन्टेक्स्ट में एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं कि देखिए पीजीटी क्यों इतनी खास हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक तो इंक्लूडेड है। पीजीटी लेवल 8 की जॉब है, यानी आपको जो सैलरी मिल रही है उसके सिवा जो आपको बेसिक फैसिलिटीज मिलेगी वो भी काफी अच्छी मिलेगी। जिनके पास भी मास्टर्स की डिग्री है, जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, उनके लिए ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ईएमआरएस के जॉब के लिए अप्लाई करो। अभी नोटिफिकेशंस नहीं निकले पर बहुत जल्द नोटिफिकेशंस निकलते दिखाई देंगे। अगर आपके सब्जेक्ट पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है, ऑलमोस्ट सारे ही इंक्लूडेड है, अगर आपके सब्जेक्ट पे आपका कमांड है तो उस बेसिस पे आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते कि बाकी जो और है, रीजनिंग है, आईसीटी है, इन सब पे आप थोड़ा थोड़ा फोकस कर लो ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए एग्जाम निकालना। तो आई थिंक ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। देखिए 2025 अपने साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, और उनमें से भी आप कह सकते हो कि एक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एंड सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि जो एक मार्वलस अपॉर्चुनिटी है वो ईएमआरएस आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्लीज पढ़ाई करें, प्लीज फोकस करें, इस बार अपना ये चांस जो है अप्लाई करने का, सिलेक्ट होने का, ईएमआरएस में जाने ना दे, है ना। कंपटीशन डेफिनेटली टफ है बट जो पढ़ेगा वो जरूर से जरूर निकालेगा। तो जस्ट स्टे फोकस एंड जस्ट स्टे मोटिवेटेड, ताकि आप इस बार अपना एग्जाम जो कि क्रैक कर सके। ये मैं दोनों के लिए ही बोल रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने पिछली बार अपियर किया पर उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया उनके लिए भी, कि भाई बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। डू नॉट लेट दिस चांस गो आउट ऑफ योर वे, एंड प्लीज फोकस करें और बस पढ़ते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS classes and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.